हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज क्लास नंबर 2 ऑफ एनपीओ, राइट। लास्ट क्लास में हमने एनपीओ स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास बहुत ही बेसिक क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। उसमें हमने एनपीओ के बारे में सीखा कि एनपीओ क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट्स, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर करनी होती है। तो फर्स्ट वन वाज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसका एक क्वेश्चन भी किया था, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था, राइट। उसके बाद सेकंड था इनकम एंड एक्सपेंडिचर और थर्ड था बैलेंस शीट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे प्रिपेयर होता है, सब कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। तो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूँ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कुछ नहीं है, वो क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अभी तक आप बनाते आ रहे हो क्लास 11 से अभी तक जो आपने प्रिपेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जैक्ट वैसे ही बनता है, कुछ अलग नहीं है, बस नाम अलग कर दिया, नए कपड़े पहना दिए। क्यों पहनाया है? क्योंकि एनपीओ में प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करी जाती। एनपीओ जो आपने फॉर्म करी है, जो ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हो, क्या वो प्रॉफिट और लॉस के लिए कर रहे हो? नहीं, राइट। इसीलिए प्रॉफिट और लॉस को हटा के उन्होंने नाम क्या रखा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? एक्रूअल बेसिस पे। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, बिल्कुल वैसे ही ये भी कैसे बनेगा? एक्रूअल बेसिस पे। अब एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि जो इस फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, लेट्स से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 की, राइट। तो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे और जितने भी इनकम होगी, वो आपको रिकॉर्ड करना है कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मतलब इस साल के खर्चे, इस साल की इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ, फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या आपने वो एक्सपेंस पे कर दिया, खर्चा पे कर दिया या नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता कि आपको इनकम रिसीव हो गई या नहीं हो गई। फर्क सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से पड़ता है कि क्या वो एक्सपेंस इस साल से रिलेटेड है, क्या वो इनकम इस साल की है। अगर हाँ, तो कहां रिकॉर्ड करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, यस और नो। ऐसे इनकम, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर की आइटम्स जो भी आपकी क्या होती है, रेवेन्यू नेचर की आइटम्स, वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? इनकम एक्सपेंडिचर में। अगर आपको कंफ्यूजन है कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या होता है, तो फटाफट से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखो देखो, अगर मैं बात करता हूं एक्सपेंडिचर की, किसकी? एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट है। अब दोनों में फर्क क्या होता है आपने पढ़ रखा है पहले, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरी पे करना, रेंट पे करना, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट उसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाता है। एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? उसके बेनिफिट से। अगर आपने कोई खर्चा किया, खर्चा क्यों करते हो? बेनिफिट के लिए करते हो। अगर आपने कोई खर्चा किया है और उससे जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अगर वो बेनिफिट उसी साल में खत्म हो जाए, जैसे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 की, राइट, 2021 की, अगर वो एक्सपेंडिचर इसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो गया, तो वो हम क्या बोलेंगे? उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपने सैलरी पे करी है, रेंट पे किया है, राइट, तो ये सब आपके क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो वो एक्सपेंडिचर जिससे बेनिफिट जो आपको मिलता है, वो आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद भी मिलता रहता है। मतलब आप बैलेंस शीट कब बना रहे हो? 31 मार्च 2021 को। तो अगर जो आपने खर्चा किया है, उस खर्चे से जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो बेनिफिट 31 मार्च के बाद भी मिलता रहेगा। मतलब वो बेनिफिट आपको इस फाइनेंशियल ईयर के बाद भी मिलता रहेगा। उसको मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल बहुत सारे, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, क्या किया? कोई फिक्स्ड एसेट। अब जो आपने लेट्स से अपने बिजनेस के लिए, अपने एनपीओ के लिए, अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज किया है, क्या वो फर्नीचर उसी साल में खत्म हो जाता है? नहीं, आगे चलता रहेगा, तो उसका बेनिफिट आपको आगे मिलता रहेगा। इसका मतलब वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? वो आप रिकॉर्ड करते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में,
कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जो भी इस साल के खर्चे, इस साल की इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। ये सब पुरानी बातें हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो रिवाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई, राइट। ये तो हो गई बात एक्सपेंडिचर की। दूसरी बात आती है रिसीट्स की। रिसीट्स मतलब जो आपको पैसे रिसीव होते हैं। क्या आती है? रिसीट्स की। तो रिसीट्स भी आपकी दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है रेवेन्यू नेचर की और एक हो सकती है कैपिटल नेचर की। बिल्कुल सही बात है। अब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से समझते हैं। रेवेन्यू रिसीट मतलब एक तो जो बिजनेस की नॉर्मल रिकरिंग रिसीट होती है, मतलब जो बिजनेस को रिसीव होती रहती है ऑन अ रिकरिंग बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एनपीओ की, किसकी बात करूंगा? एनपीओ की। तो एनपीओ की रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो सकती है? सब्सक्रिप्शन। हाँ, सब्सक्रिप्शन हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, इसकी डिटेल डिस्कशन अभी और होगी। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सब्सक्रिप्शन का मतलब था कि जो एनपीओ के मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स रेगुलरली अपनी जेब से एनपीओ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हर महीने कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनपीओ को रन करने के लिए। वो क्या होती है? आपकी सब्सक्रिप्शन। तो क्या है? दिस इज रेवेन्यू रिसीट्स, दिस इज रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कैपिटल रिसीट की, तो मुझे दो चीजें ध्यान रखनी होती है कि क्या आपका जो फिक्स्ड एसेट है, जो आपके बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्या वो कम हो रहे हैं? अगर आपके फिक्स्ड एसेट कम हुए हैं तो वो आपके क्या है? कैपिटल रिसीट। या फिर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। ये दो चीजों में से अगर एक भी चीज हो रही है तो वो आपकी क्या आ जाती है? कैपिटल रिसीट। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं तो पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया, क्या किया है? फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, तो मुझे बताओ वो रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है? दिस इज कैपिटल रिसीट। एसेट बेचा, क्या आपका नॉर्मल रिकरिंग नेचर है? नहीं, एसेट बेचना एनपीओ का काम थोड़ी है, राइट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपका कैपिटल रिसीट है। अगर आपने कोई लोन लिया, मतलब बैंक से कोई लोन लिया, तो लायबिलिटी बढ़ गई, अगेन कैपिटल रिसीट है। अगर आपको जो पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे क्यों मिल रहे हैं? या तो एसेट कम हुआ है या लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो वो आपका क्या होता है? कैपिटल रिसीट। जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती है वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन जो कैपिटल रिसीट होती है वो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। वो कहाँ शो होती है? बैलेंस शीट में। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? नॉर्मल मैंने आपको डिफरेंशिएट करा कि भाई एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को मैं दो टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूँ, रेवेन्यू और कैपिटल। कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आपने पहले पढ़ रखा है, जल्दी से हमने क्या कर लिया? रिकॉल कर लिया। तो अगर मैं बात करता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर की, किसकी बात करूंगा? इनकम एक्सपेंडिचर की। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स और आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर का कोई भी आइटम आप इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालते। सिंपल सी बात है। अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मेट देखें तो देखो कैसा होगा। ओके, सो देखो इनकम एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही इजी सा, बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मेट है। एक्सपेंडिचर इनकम आपको लिखना होता है, तो एक्सपेंडिचर आपका कहाँ पे आता है? डेबिट साइड पे, डेबिट और एक्सपेंसेस। और इनकम आपकी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, एग्जैक्ट वैसे ही है, राइट। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर और इनकम की बात करता हूँ, तो एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंसेस आप डालने वाले हो? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं आएंगे। तो वो एक्सपेंडिचर जो इस साल से रिलेट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उनकी पेमेंट करी है या नहीं करी, वो हमें नहीं देखना होता। इनकम की बात करूं तो अगेन जो आपकी रेवेन्यू इनकम होगी, क्या होगी? जो आपकी रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी वो आप लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया। कुछ और आइटम्स की डिस्कशन अभी हम करेंगे, लेकिन नॉर्मल रेवेन्यू इनकम आएगी, राइट। उसके बाद जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकालते थे? प्रॉफिट या लॉस। इनकम एक्सपेंडिचर में भी तो कुछ आएगा, दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए। तो अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा आ रही है, मतलब आपकी इनकम ज्यादा है, आपका एक्सपेंडिचर कम है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं सरप्लस। क्या बोलूंगा? सरप्लस। तो जिसको आप प्रॉफिट कहते थे बिजनेस में, एनपीओ में उसे कहते हैं सरप्लस। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, उसको मैं बोलता हूं डेफिसिट। जिसको आप लॉस कहते थे उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? डेफिसिट। अगर आपका एक्सपेंडिचर है ज्यादा और आपकी इनकम है कम,
लॉस हुआ और लॉस को हमने यहाँ पे क्या बोला है, डेफिसिट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। अब हमें क्या करना है, कुछ आइटम्स की डिस्कशन करनी है जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम को समझने में आसान कर देंगे। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि क्या ये कैपिटल नेचर के हैं या फिर रेवेन्यू नेचर के, राइट। उन आइटम्स की डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से आते हैं पहली आइटम पे, जो है हमारी डोनेशन। अब देखो, डोनेशन का मतलब आपको पता ही है कि कोई आपकी एनपीओ में कुछ अमाउंट डोनेट करके चला गया तो वो आपकी डोनेशन है। तो डोनेशन जो है वो रिसीट तो है ही ना, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो दैट्स अ रिसीट। अब डिपेंड करता है कि क्या वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। देखना तो हमें यही है कि क्या वो रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है। आप क्या बोलोगे, सर वो रेवेन्यू है, क्योंकि बिजनेस को तो मिलती रहती है डोनेशन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है। डोनेशन आपकी दो टाइप की हो सकती है। क्या हो सकती है, दो टाइप की। एक होती है जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, और एक होती है स्पेसिफिक। बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ जनरल डोनेशन की पहले, ठीक है। तो देखो, जनरल डोनेशन क्या होता है, जैसे आप मंदिर जाते हो या कहीं भी गुरुद्वारे जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहाँ पे आप कुछ अमाउंट डोनेट करके आते हो, राइट। आपने कुछ अमाउंट डोनेट किया, तो क्या वहाँ पे आपने किसी को भी बोला कि भाई सुनो, मैंने ये 100 रुपये डोनेट करे हैं, इस 100 रुपये का ऐसा करना, एक टाइल लगवा देना। क्या आपने कभी ऐसा किया है? नहीं किया ना। तो जो एनपीओ को जो अमाउंट रिसीव होता है एज अ डोनेशन विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन, मान लो किसी ने मुझे आके 10,000 रुपये दिए, एनपीओ को 10,000 रुपीज़ डोनेट किया, 10,000 रुपीज़ दिए और चला गया। उसने कुछ कहा क्या? नहीं। अब वो 10,000 रुपीज़ एनपीओ जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है, कहीं भी यूज कर सकता है, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, यस और नो। वैसी डोनेशंस को मैं क्या बोलता हूँ? जनरल डोनेशंस। और जनरल डोनेशंस आपकी कहाँ आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। जनरल डोनेशन है नॉर्मल रेवेन्यू रिसीट, यस और नो, आपकी कहाँ चली जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन की। तो ध्यान से सुनो, आपने क्या किया, आप एक एनपीओ में गए, ठीक है। कोई एनपीओ थी, लेट्स से आप चले गए आर्ट ऑफ लिविंग में। आर्ट ऑफ लिविंग एनपीओ है, ईशा फाउंडेशन एक एनपीओ है, ठीक है। आप वहाँ गए, आपने 10,000 रुपीज़ वहाँ पे डोनेट किए, 10,000 रुपीज़ डोनेट करे, और लेकिन आप जब 10,000 रुपीज़ डोनेट कर रहे हो, वहाँ पे आपने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दी है कि इस 10,000 रुपीज़ से आप क्या करना, मेरे वहाँ पे एक योगा कैंप शुरू करो। हमारी लोकेलिटी में प्लीज़ एक योगा कैंप सेटअप कर दो, हमारे वहाँ पे 2-3 दिन के लिए प्लीज़ योगा कराया करो। आपने उस 10,000 रुपीज़ के साथ क्या किया? एक इंस्ट्रक्शन, एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी। और मुझे एक बात बताओ, लेट्स से ईशा फाउंडेशन को आपने ऐसा कहा, अब ईशा फाउंडेशन को जो 10,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, क्या वो जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती है? नहीं। अब क्या करना होगा? उस 10,000 रुपीज़ से उसको वही करना होगा जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, यस और नो। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। तो ऐसी डोनेशन जिसके साथ एक ऑब्लिगेशन अटैच होती है, जिसके साथ एक इंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रिक्शन अटैच होती है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। क्योंकि एनपीओ जैसे चाहे वैसे उसको यूज नहीं कर सकती, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर का, और ये बैलेंस शीट में जाता है। कैपिटल नेचर का क्यों है? सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या मैंने आपको अभी ये कहा कि भाई स्पेसिफिक डोनेशन के साथ एक क्या आ जाती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कि भाई अब एनपीओ उस 10,000 रुपीज़ से कुछ और नहीं कर सकती है, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि भाई इन 10,000 रुपीज़ से मुझे योगा कैंप ही लगाना है और कुछ नहीं कर सकती। तो उसके लिए वो इनकम तो है ही नहीं। जब आप उस 10,000 रुपीज़ को अपनी मर्जी से यूज़ ही नहीं कर सकते, वो आपकी इनकम कैसे हुई? यस नो। तो वो आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि इस 10,000 रुपीज़ से मुझे वही करना है जो मुझे कहा गया है, और इसीलिए वो कहाँ जाता है? आपके बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे। इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। इसको हमें बहुत डिटेल में डिस्कस भी करना है, तो टेंशन मत लो। बस आई होप आपको भी मीनिंग समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो आपकी कहाँ नहीं जाती? वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाती। जैसे लेट्स से कि अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, राइट। अब मान लो आप 1 लाख रुपीज़ वहाँ गए, 1 लाख रुपीज़ डोनेट किया, और आपने कहा कि सुनो, ये जो मंदिर में एक पिलर है ना, ये पिलर मेरे नाम का बनना चाहिए। आपने कई बार ऐसा मंदिर या गुरुद्वारे में देखा हो, कहीं भी देखा होगा कि भाई पिलर पे नाम लिखा होता है,
है ना। वो नाम क्यों लिखा होता है? वो नाम इसलिए लिखा होता है कि भाई जब आपने डोनेशन दिया होगा तो उस डोनेशन के टाइम आपने बता दिया होगा, इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि यार इस 1 लाख रुपीज से एक पिलर मेरे नाम का बना देना। तो वो क्या है? एक स्पेसिफिक डोनेशन है ना। आपने मान लो 10 लाख रुपीज दी और किसी को कहा कि यार एक बिल्डिंग बना देना, तो वो क्या है? एक स्पेसिफिक डोनेशन है। अब क्या होगा? एनपीओ उस पैसों को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती। तो इसीलिए वो क्या आती है? एक लाइबिलिटी अराइज होती है और इसीलिए वो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे बहुत डिटेल में फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। क्या डोनेशन आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो दूर करते हैं। देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस का मीनिंग समझते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि किसी मेंबर ने, मान लो ये एक मेंबर है, ठीक है, और ये एक एनपीओ है, दिस इज अ एनपीओ, ओके। इस मेंबर ने क्या कहा कि यार 1 लाख रुपीस ले लो और मुझे लाइफ टाइम के लिए मेंबर बना दो। क्या बना दो? लाइफ टाइम के लिए। मतलब अब आपको दोबारा से ये मेंबर कभी पैसे नहीं देगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। अब ये लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन चुका है। तो अब मुझे खुद से बताओ, क्या ये कैपिटल नेचर का रिसीट है या रेवेन्यू नेचर का? दिस इज कैपिटल नेचर का। एक ही बार आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक ही बार मिल रहा है। और नॉर्मली जो एनपीओज होती है उनमें लाइफ मेंबरशिप फीस बहुत रिकरिंग नहीं होती है। बहुत सारे मेंबर्स लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं देते हैं। और ऑल्सो अब हुआ क्या है कि आपको जो 1 लाख रुपीस मिले हैं वो 1 लाख रुपीस वन टाइम मिले। क्या आपको दोबारा इस बंदे से पैसे मिलेंगे, इस मेंबर से पैसे मिलेंगे? दिस इज अ मेंबर नाउ। क्या दोबारा मिलेंगे? नहीं। तो इसीलिए क्या है? ये कैपिटल नेचर की रिसीट है। दिस इज नॉट अ रेवेन्यू नेचर रिसीट। और इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फीस भी कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? आई थिंक ये बहुत ईजी था, ठीक है। थर्ड आती है हमारी एंट्रेंस फीस। अब इसको समझना है बहुत ही ज्यादा ध्यान से। एंट्रेंस फीस, इसमें बहुत कंफ्यूजन पहले होती थी, लेकिन सीबीएसई ने इसको क्लैरिफाई कर दिया था। अब ध्यान से देखो क्या क्लैरिफाई किया। पहली बात तो एंट्रेंस फीस का मतलब क्या होता है कि भाई एनपीओ ने क्या बोल दिया कि अगर अब किसी को भी मेंबर बनना है तो पहले क्या देना होगा? पहले एक एडमिशन फीस देनी होगी, एंट्रेंस फीस देनी होगी, राइट। आप पहले क्या करो? मेंबर बनने के लिए आप कुछ एंट्रेंस फीस दो, कुछ एडमिशन फीस दो, उसके बाद आप रेगुलरली सब्सक्रिप्शन दोगे, ठीक है। तो दिस इज अ एंट्रेंस फीस। आपको एनपीओ में एंट्री तब मिलेगी जब आप एंट्रेंस फीस दोगे। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है? इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई एंट्रेंस फीस कैपिटल नेचर की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो भी तो आपको मेंबर से एक ही बार मिल रही है। एंट्रेंस फीस मेंबर एक ही बार देगा, बार बार तो नहीं देगा। बार बार तो वो क्या देगा? सब्सक्रिप्शन। एंट्रेंस फीस तो एक ही बार देगा, यस और नो। तो इसलिए वो क्या होनी चाहिए? कैपिटल नेचर की आइटम बैलेंस शीट में जानी चाहिए। लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि देखो एंट्रेंस फीस आपको सारे मेंबर्स देंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक आधा मेंबर दे रहा है। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस सारे तो नहीं देंगे, कुछ मेंबर्स देंगे, ठीक है। एंट्रेंस फीस आपको सारे मेंबर्स देते हैं। किसी को भी अगर मेंबर बनना है तो एंट्रेंस फीस देनी होगी। तो एनपीओ को वो रेगुलरली रिसीव होती रहती है। मेंबर्स बनते जाएंगे, आपको एंट्रेंस फीस रिसीव होती जाएगी। तो आपको नॉर्मली हर साल कुछ ना कुछ एंट्रेंस फीस मिलती रहती है, ये सुनो। इसीलिए वो क्या है? आपकी रेवेन्यू नेचर की आइटम है। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स पहले थे, लेकिन अब क्लैरिफाई कर दिया गया है। ध्यान से सुनो क्या क्लैरिफाई किया है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मैंने क्या बोला? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो आप क्या मानोगे एंट्रेंस फीस को? आप एंट्रेंस फीस को मानोगे रेवेन्यू नेचर की, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दोगे। देखो दोबारा सुन लो, अगर एंट्रेंस फीस के बारे में आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो आप उसे क्या मानोगे? आप मानोगे कि वो रेवेन्यू नेचर की है और कहाँ चली जाएगी? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, मतलब इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि एंट्रेंस फीस को आपको करना है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? कि आपको कैपिटल नेचर का मानना है। कई बार ऐसा भी होगा कि लेट्स से आपको बोला गया कि आपको एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है। क्या हुई है? एंट्रेंस फीस रिसीव हुई, लेट्स से 10,000 रुपीज की। 10,000 रुपीज की आपको एंट्रेंस फीस रिसीव हुई। आपको इंफॉर्मेशन में बोल देंगे कि 40% ऑफ एंट्रेंस फीस, 40% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। क्वेश्चंस करेंगे ऐसे बहुत सारे, टेंशन मत लो। कैपिटलाइज, अच्छा इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है? आपको 10,000 में से 4,000 तो मानने हैं कैपिटल नेचर के और 6,000 मानने हैं रेवेन्यू नेचर के।
ये बोला गया है। कैपिटलाइज जो आपको करना है वो कैपिटलाइज कहाँ करोगे? बैलेंस शीट में। अगर आपको कैपिटल नेचर का मानना है तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उस पर डिस्कशन अभी नहीं कर रहे। अभी हमें समझना है कि भाई रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में क्या क्या जाएगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ढंग से फॉलो करते रहोगे तो ट्रस्ट में एंड तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? एंट्रेंस फीस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो रेवेन्यू नेचर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कैपिटलाइज करना है तो आप बैलेंस शीट में डालोगे, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालोगे। ये 4000 कहाँ गए? बैलेंस शीट में, और ये 6000 गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इन 6000 के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ 4000 के लिए गिवन है। क्या मेरी बात एंट्रेंस फीस पे क्लियर है? राइट, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है आपका लेगेसी। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, लेगेसी क्या होता है? देखो, पहली बात तो लेगेसी का मतलब क्या होता है? लेगेसी का मतलब है कि लेट्स से कि भाई ये है मिस्टर वेंकी। कौन है? मिस्टर वेंकी। अच्छा जी, ठीक है। अब मिस्टर वेंकी को समझ आ गया था कि उनके कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। ठीक है, मतलब उनका टाइम आ चुका है जाने का, तो उन्होंने क्या किया? अपनी विल बनवा ली, वसीयत जिसको आप बोलते हो। क्या बनवा ली? विल। अच्छा, अब इस विल में उन्होंने क्या लिखा? इस विल में लिखा कि भाई सुनो, मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं डोनेट कर दूँ। क्या कर दूं? एक तरीके से डोनेट कर दूं। किसको? एक एनपीओ को। क्या कर दूं? एनपीओ को डोनेट कर दूं। उन्होंने अपनी विल में लिखा कि भाई इतना अमाउंट आप इस एनपीओ को मेरा डोनेट कर देना। तो जो भी प्रॉपर्टीज मिस्टर वेंकी की होगी उनके मरने के बाद, राइट, उनके जाने के बाद जो भी उनके पास प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी कैश वैश कुछ भी होगा, वो क्या चला जाएगा? एनपीओ के पास। अगर आप देखोगे तो है तो एक तरीके से ये डोनेशन ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है? विल इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? विल। तो एक तरीके से क्या मानते हैं कि भाई कोई एक पर्सन था जो अपनी लेगेसी छोड़ के चला गया। यस और नो? अपनी लेगेसी छोड़ के चला गया इस एनपीओ के लिए। तो जो भी एनपीओ को अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम मिस्टर वेंकीज प्रॉपर्टी, मिस्टर वेंकी के जाने के बाद, राइट, तो मिस्टर वेंकी के जाने के बाद जो भी अमाउंट एनपीओ को रिसीव होता है वो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेगेसी। है तो अब अ टाइप ऑफ डोनेशन, राइट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो गया, विल आ गई, वो सब चीजें आ गई, इसलिए इसको अलग से एक नाम दिया गया। और क्या नाम दिया गया है? लेगेसी। अब देखो, है तो ये क्या? एक तरीके की डोनेशन ही, राइट। तो जैसा हमने डोनेशन में ट्रीटमेंट किया था वैसा ही यहाँ पे होगा। मतलब अगर विल में उन पर्सन ने लिख दिया, मतलब मिस्टर वेंकी ने लिख दिया कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, लेट्स से जो भी प्रॉपर्टी है वो इस एनपीओ को डोनेट कर देना। लेट्स से हमने बात करी आर्ट ऑफ लिविंग की, एओएल, ठीक है, एओएल एक एनपीओ है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी एओएल को डोनेट कर देना, साथ में ये भी लिख दिया कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज होनी चाहिए? वो यूज होनी चाहिए एक योगा सेंटर बनाने के लिए। किसके लिए? एक योगा सेंटर। मेरी लोकेलिटी में एक योगा सेंटर बनना चाहिए। और ये काम कौन करेगा? एओएल। अब मुझे एक बात बताओ, एओएल को जो अमाउंट रिसीव हुआ है, क्या वो अमाउंट के साथ साथ उसका यूज स्पेसिफाइड है कि भाई उस पैसे को यूज कैसे करना है? वो भी स्पेसिफाइड कर दिया गया। अगर यूज स्पेसिफाइड कर दिया गया तो वो कौन सी नेचर की होती है? वो होती है कैपिटल नेचर की। जैसे हमने डोनेशन में पढ़ा था एग्जैक्ट वैसे है, कुछ भी अलग नहीं है, राइट। तो अगर कैपिटल नेचर की है तो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। लेकिन अगर मिस्टर वेंकी ने कुछ भी नहीं लिखा था, मिस्टर वेंकी ने कुछ नहीं लिखा था कि भाई किस पर्पस के लिए इस अमाउंट को यूज करना है, तो फिर वो क्या मानी जाएगी? रेवेन्यू नेचर की। क्या मानी जाएगी? रेवेन्यू नेचर की। और फिर वो आ जाएगी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि लेगेसी इज अ टाइप ऑफ डोनेशन, है तो डोनेशन। क्योंकि यहाँ पे वो विल वाला चक्कर आ गया, वो सब चीजें आ गई, इसलिए इसको अलग से नाम दे दिया गया लेगेसी। लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल डोनेशन के जैसा ही होना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राइट। इसके बाद हमें एक चीज और पढ़नी है, फटाफट से आओ। एक चीज हम और पढ़ेंगे, दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बस, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चलो जी ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब आपको पता ही है कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दिए। तो लेट्स से एक मशीन थी एनपीओ के पास, ठीक है, एक मशीन थी जिसकी जो बुक वैल्यू थी, मतलब कि जिस टाइम पे आपने इस मशीन को सेल किया है उस टाइम पे ये मशीन आपकी बैलेंस शीट में किस अमाउंट पे शो हो रही थी, वो बुक वैल्यू कितनी थी? मान लेते हैं 8000 रुपीज़ की, ठीक है। आपने इस मशीन को सेल किया, तो सेल किया आपने लेट्स से 6000 रुपीज़ का। पहली बात तो जो ये 6000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, ये रिसीट है, ये रिसीट किसकी है? ये कैपिटल नेचर की है, ये हमें पता है। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अगर आप फिक्स्ड एसेट को सेल करते हो तो जो अमाउंट आपको रिसीव होता है 6,000 रुपीज कैपिटल नेचर की है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, हम क्यों कर रहे हैं इसको। जो आपको यहाँ पे 2,000 का लॉस हो गया, क्या हो गया है, 2,000 का लॉस हो गया है, ये जो लॉस हुआ है ये आपको जरूर इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना होगा। लॉस हुआ है ना भाई, आपको पता है पूरे साल में जो भी आपकी इनकम होगी, इस साल में जो इनकम होगी, जो भी लॉसेज होंगे, जो एक्सपेंडिचर होंगे, वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। आप ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे डेबिट साइड पे, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होना है कि जो आपको लॉस हुआ है एसेट को सेल करने से, वो लॉस तो आपको दिखाना होगा। ये 6,000 रुपीज नहीं जाएंगे, लेकिन जो बाकी के 2,000 का आपको लॉस हुआ है वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में जरूर जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे गेन हुआ होता, क्या हुआ होता, गेन, तो वो गेन का जो अमाउंट होता वो जरूर जाता, अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ वो नहीं जाता। एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको 6,000 की जगह 10,000 रुपीज मिल गए। कितने मिल गए, 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 रुपीज इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे, ये रेवेन्यू नेचर का आइटम नहीं है, राइट। लेकिन जो आपको यहाँ पे 2,000 का क्या हो गया, अब 2,000 का गेन हो गया, अब आपको 2,000 का गेन हो गया, ये गेन आपको जरूर दिखाना होगा इनकम साइड पे, 2,000 रुपीज गेन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बहुत आसान था, क्लियर था, कोई नई चीज इसमें नहीं थी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वही ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होना है, राइट। सो फटाफट से हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम क्या करेंगे। आपको रिसीट एंड पेमेंट दे रखा होगा और उससे आपको क्या बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। फटाफट से देखो। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला क्या गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। कोई एंटरटेनमेंट क्लब है जो एनपीओ है, उसका आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है ना। इस रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से आपको क्या क्रिएट करना है, क्या बनाना है, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे। सबसे पहली चीज़, जो आपको कैश का बैलेंस गिवन होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट में डिस्कस किया था कि आपको हमेशा कैश का बैलेंस गिवन होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई। कैश ना तो कोई इनकम है ना कोई एक्सपेंडिचर, वो तो एक एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता। प्लस आपके रिसीट्स एंड पेमेंट में अगर आपको याद हो, रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों नेचर की आइटम्स आती है। मतलब इसमें रेवेन्यू रिसीट्स भी होंगी, कैपिटल रिसीट भी होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा। लेकिन हमें सिर्फ कौन सी लेनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है आपका पीरियड। मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट ये नहीं देखता कि जो पैसे मिले हैं वो एक्चुअली में पिछले साल वाले हैं या अगले साल के अब मिल गए। रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या रिकॉर्ड होता है, अगर आपको पैसे मिल गए हैं या फिर आपने पैसे पे कर दिए, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो रिकॉर्ड करता है रिसीट्स एंड पेमेंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ हम वो वाले एक्सपेंसेस, वो वाली रिसीट्स ही रिकॉर्ड करते हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मुझे क्या क्या देखना है, मुझे सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स देखने हैं और वो भी सिर्फ करंट ईयर के, ना तो प्रीवियस ईयर के ना नेक्स्ट ईयर के, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के। तो जल्दी से क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। देखो राइट, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको पता है कि भाई जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं, वो फॉर द ईयर बनते हैं। फॉर द ईयर का मतलब क्या है कि सिर्फ इस साल के लिए है ना, फॉर द ईयर। और वो ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2021 को, राइट। सो फॉर द ईयर, बिल्कुल सही। एक्सपेंडिचर और इनकम हमें रिकॉर्ड करने, एक एक करके आइटम्स को देखते हैं। सबसे पहले है लाइफ मेंबरशिप फीस। डिस्कस किया अभी कि भाई जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ये तो कैपिटल नेचर की आइटम है, दिस इज ऑफ कैपिटल नेचर, हाँ या ना, ये तो कैपिटल नेचर की आइटम है, तो बैलेंस शीट में जाएगी, यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। लॉकर्स रेंट, अब देखो कैपिटल नेचर की आइटम ना बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। और जैसे लॉकर का रेंट है, रेवेन्यू है। मान लो आपका कोई एंटरटेनमेंट क्लब है, जैसे कोई भी क्लब है, ठीक है, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स क्लब होता है, तो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे जैसे आपके कोई भी मटेरियल आपको डेली यूज़ करना होता है, तो उसके लिए आपको एक लॉकर मिल जाता है। तो आपने क्या किया, मेंबर से आपने लॉकर का रेंट लिया है, या किसी भी पर्सन से जो एंटरटेनमेंट क्लब में आया उससे लॉकर का रेंट लिया, आपके लिए इनकम है और रेवेन्यू नेचर की इनकम है। तो लिख देंगे जल्दी से हम यहाँ पे बाय लॉकर रेंट्स, इनकम है ना, रिसीट साइड पे दे रखा है। अगर रिसीट साइड पे दे रखा है तो आपकी इनकम है। लॉकर रेंट आपका आ जाएगा कितने का, 22,000 का,
इजी, बहुत ही आसान। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, देखो एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि अगर आपको एंट्रेंस फीस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं उसे क्या मानूंगा, रेवेन्यू नेचर की। और कहाँ पे आएगी, आपके इनकम एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो यहाँ आप लिख दोगे बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ लेकिन आपको नहीं लिखना है। कितना है, ये है 5700, 5700 डन। ठीक है, इसके बाद देखो जल्दी से, अब दे रखा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट आइटम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की तो एक डिटेल वीडियो भी आएगी, लेकिन यहाँ पे देखो आपको सब्सक्रिप्शन टोटल कितनी रिसीव हुई है, 371800। लेकिन आपको बता दिया गया कि भाई ये जो 3,71,800 है इसमें प्रीवियस ईयर की 14,200 है, नेक्स्ट ईयर की 11,600 है। मतलब कि पिछले साल कोई सब्सक्रिप्शन की इनकम थी, पिछले साल किसी मेंबर ने पैसे नहीं दिए थे, वो पैसे आपको इस साल रिसीव हुए। आपका करंट ईयर कौन सा है, 2020-21। यस और नो, करंट ईयर की कितनी है, 346। तो आपको क्या लेनी है, करंट ईयर की लेनी है। क्या लेनी है, करंट ईयर की। तो ये प्रीवियस ईयर की है, ये भी नहीं आएगी, करंट ईयर की इनकम तो है नहीं। ये नेक्स्ट ईयर की है एडवांस, ये भी नहीं आएगी। ये कहाँ आएगी, इसकी डिस्कशन आराम से बाद में करेंगे, लेकिन करंट ईयर की नहीं है तो आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। 3,46,000 सब्सक्रिप्शन, यहाँ आपने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन 3,46,000 डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। अब यहाँ पे आपको डोनेशन के साथ उसका एक पर्पस भी बता दिया गया है कि आपको डोनेशन मिली है लेकिन एक स्पेसिफिक यूज के लिए मिली है। 2 लाख रुपीज एक स्पेसिफिक यूज है, यस और नो, स्विमिंग पूल के लिए मिली है तो स्पेसिफिक डोनेशन है, यहाँ पे नहीं आएगी। स्पेसिफिक डोनेशन यहाँ पे नहीं आती, जनरल आती है, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट है, डाल दो 15,000 रुपीज़। जो भी ये नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम वगैरह ये आपके रेवेन्यू नेचर की होती है, ये आपने डाल दिया 15,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है मिसलेनियस इनकम, जो छोटी मोटी इनकम्स होती है, 700 रुपीज़, ये भी आप डाल दो। ये छोटी मोटी इनकम तो सारी रेवेन्यू नेचर की होती है। जैसे मान लो कोई भी कूड़ा कबाड़ा बचा हुआ था वो बेच दिया, ठीक है, उससे आपको जो भी अमाउंट रिसीव हुआ 700 का रेवेन्यू नेचर का हो गया। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, आपने कोई एडवर्टीजमेंट करी है किसी की, अब आपका क्लब है, ठीक है, मान लो कि एक एनपीओ है, मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने वहाँ पे जाके अपना एक पोस्टर प्रिंट करवा दिया, एक पोस्टर लगवा दिया, तो मुझे क्या देना होगा, एनपीओ को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है ये एनपीओ की नॉर्मल इनकम होती है। 12,000 रुपीज़ डाल दूंगा मैं यहाँ पे बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। इनकम कैपिटल नेचर की बहुत ही स्पेसिफिक होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, तो बस आपको उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है, बाकी तो रेवेन्यू नेचर की है। 12,000 तो आपकी इनकम्स हो गई खत्म। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर पे। देखो सबसे पहले आपको रेंट दे रखा है, रेंट आपको पता ही है कि ये तो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 48,000 का। यहाँ मैं डाल दूंगा टू रेंट 48,000, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर परचेज, दे रखा ना आपको यहाँ पे फर्नीचर परचेज 50,000 का। मुझे बताओ जो फर्नीचर होता है आपका कैपिटल एसेट है, आपका फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं आएगा। सैलरी 2,40,000 नॉर्मल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू सैलरी 2,40,000, 2,40,000, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगेन हर साल आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है, 12,600, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, टेलीफोन चार्जेस 18,200, टेलीफोन चार्जेस ये आपके नॉर्मल जो डे टू डे के खर्चे होते हैं रिकरिंग नेचर के, वो आपके आ रहे हैं 18,200, इतना ही था, राइट। उसके बाद है प्रिंटिंग, नॉर्मल आपने कुछ प्रिंट कराया है, नॉर्मल प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है 4,100, तो टू प्रिंटिंग 4,100 डन, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, क्या करी है, इन्वेस्टमेंट। अगेन इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है, फिक्स्ड एसेट, यहाँ नहीं आएगा। कैश बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा। बस यही आइटम्स थी जो आपको यहाँ पे लिखनी थी, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। आपको एंड में क्या करना है, आपको निकालना है कि सरप्लस है या डेफिशिएट है। तो मैं दोनों साइड का करूँगा टोटल। अगर मैं देखता हूँ आपका इनकम का 22,000, 5,700, 346,000, 15,700 और 12,000,
ये आ रहा है 401400। कितना आ रहा है 401400, रफ में कहीं लिख लो 401400। एक्सपेंडिचर का करेंगे टोटल 48,000, 240, 12,600, 18,200 और 4100, 322,900। तो इसका मतलब इनकम ज़्यादा है, तो इनकम का टोटल अब यहाँ लिख दो 401400। तो दोनों साइड का टोटल कितना आना चाहिए 401400। अब मुझे बताओ इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सरप्लस, टू सरप्लस। ठीक है, सिंपली बस आप माइनस कर दोगे आपका सरप्लस आ जाएगा। 401400 को 78500, 78500 आपका क्या आ गया, सरप्लस आ गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए करना जरूरी था। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, इसका बेसिक मीनिंग देखा, स्पेशल आइटम्स के ट्रीटमेंट देखे। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको दे रखा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डिस्कशन होती रहती है हमारी, आपको डाउट होते हैं तो वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। प्लस अगर किसी को भी लाइव क्लासेस लेनी है मुझसे, आपको पता है 1 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और लाइव क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हो। बहुत मज़ा आएगा। डेली मैं आपको मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे लाइव पढ़ाऊंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।